हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपके सामने एक ब्रांड न्यू यूनिट शुरू करने जा रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर एनडीए पेपर 2 की, जिसकी आज मैं आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी बेसिकली कि कैसे कैसे इस यूनिट में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने प्रश्न इस यूनिट से रहने की संभावना है और ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी इसको लेकर होनी चाहिए। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो आइए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बेसिकली जिस यूनिट को लेकर आपको बताना चाहती हूँ डेट इज़ यूनिट नंबर 6, जो इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की है, जिसका नाम है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। ठीक है, यूनिट नंबर 6 है ये इंग्लिश लिटरेचर एनटीए पेपर 2 की। और ये जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें ये यूनिट मौजूद नहीं थी, अब ये नए सिलेबस में ये यूनिट मौजूद है। तो ये जो यूनिट है दोस्तों, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। तो इसमें हमने बेसिकली क्या देखना है, जो भी इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज है, ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कब आई ये, कैसे आई, कैसे इसकी इवोल्यूशन रही है, कैसे समय के साथ इसमें प्रोग्रेस हुई एंड डिफरेंट तरक्की इसमें हुई, आगे बढ़ी, और क्या हम इसका फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो स्पेसिफिक यूनिट है इसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर नहीं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करना है, और इंग्लिश लैंग्वेज पे भी बेसिकली इंडिया पे फोकस करना है। और इंडिया में भी 3 चीज़ें देखनी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर। ठीक है, तो कैसे कब ये आई, कैसे समय के साथ इसकी ग्रोथ हुई, कैसे समय के साथ इसकी इवोल्यूशन हुई, और क्या हम इसका फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आपको पता लग गया कि इस यूनिट में बेसिकली है क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि इस यूनिट से आप कितने प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फ्यूचर से, तो दोस्तों इस यूनिट में से यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 7 प्रश्न। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, दिस इज़ फिक्स, ये ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि इतने ही प्रश्न आएंगे, पर ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों से पढ़ाने का, और 16 साल अब मुझे टीचिंग में हो गए हैं, तो वो, और जो मैंने डिफरेंट पेपरों का आलांकन किया है, उनको जो मैंने रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग आई कैन से 5 to 7 प्रश्न इससे रहने वाले हैं। ठीक है, इतने प्रश्न आए, इतने ना आए, इससे ज़्यादा आए, वो फिर बात अलग है, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं हमेशा अपने हर लर्नर को एक गाइडेंस देती हूँ कि हमने कभी भी ये नहीं सोचना ये इम्पॉर्टेंट है इसे कर लो, या ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसे ज़्यादा अच्छे से करो, या ये कम इम्पॉर्टेंट है इसे कम अच्छे से करो। आई ऑलवेज से, जो डिवाइन समय आप अपनी प्रेपरेशन को दोगे, यानी कि जितने दिल से, जितने अच्छे से आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे, वही डिविनिटी आपको बैक करेगी, राइट। और आप सब जानते हैं दोस्तों, नेट पेपर में डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो फिर जगह बनानी मुश्किल हो रही है। तो मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगी, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है, पर पॉसिबल तो है, पर फिर भी हमारी तैयारी, फिर अगर हमें औरों को 10 कदम पीछे करना है ना, तो हमारी तैयारी फिर 100 कदम आगे की होनी चाहिए। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि डोंट अंडर एस्टिमेट कि इस यूनिट से 5 to 7 ही प्रश्न है, तो इस यूनिट को हम करें या नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। 10 यूनिट आपकी इंग्लिश एनटीए में, आपने हर यूनिट को अच्छे से करना है। मेरा काम है, मैं आपको गाइड करती रहूँगी, आपने अच्छे से करना है। ठीक है, तो अभी तक आपको 2 बातें पता लग गई कि इसमें इंग्लिश लिटरेचर नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज है, और उसका हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फ्यूचर है। सेकंड, आपको पता लग गया इस यूनिट में से 5 to 7 प्रश्न रहेंगे ऑन एन एवरेज, ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और थर्ड, मैंने आपको बता दिया, हमको हर यूनिट को अच्छे से करना है ताकि हम कंपटीशन को बीट कर सकें। अब तीसरा आता है दोस्तों कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये जो पूरी यूनिट है, जैसे इसमें ABC करके देखो लिखा है, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फ्यूचर, तो मैंने भी
इस यूनिट को 3 भागों में बांटा है। पहले मैं आपको इंग्लिश इन इंडिया की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी, फिर मैं आपको उसकी इवोल्यूशन बताऊंगी, फिर मैं आने वाला फ्यूचर आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो जो इस यूनिट में है हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फ्यूचर, उसी के तहत मैंने इसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उसी के तहत मैं आपके सामने ये यूनिट लेकर आऊँगी। इसमें जो हिस्ट्री है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा सा है करने को, और जो फ्यूचर है वो भी बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा है करने को। पर ये जो इवोल्यूशन है, दिस इज़ द मेजर पोर्शन, ये बहुत एक मेजर पोर्शन है जो आपका पूरा यूनिट का मैं कहूँ 95% हिस्सा लेगा। ठीक है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब मैं आपको बताऊंगी तो बेसिकली आई विल शेयर यू द फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश, एंड सिमिलरली जब फ्यूचर डिस्कस करूंगी तो भी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ही डिस्कस करूंगी। पर जब मैं इवोल्यूशन डिस्कस करूंगी तो उसमें ना मुझे आपको ये बताना है कि इंग्लिश समय के साथ कैसे इवोल्यूट हुई, कब आई, कैसे इसकी तरक्की हुई, क्या क्या इसमें चीज़ें हुई। तो इसके तहत मैं बहुत सारे पर्सन्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। इंडियंस भी होंगे, राजा राम मोहन राय, ब्रिटिशर्स भी होंगे, मैकॉले एंड ऑल, बहुत सारे पर्सन्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी जिन्होंने इंग्लिश को लेके कंट्रीब्यूशन दिया है, इंग्लिश को लेकर समझाया है, और डिफरेंट और मैं आपके साथ डिफरेंट एक्ट्स, कमीशंस एंड रिजोल्यूशन शेयर करूँगी जो आए समय के साथ, कब आए, किसने दिए, उसके तहत उसमें क्या ऐड हुआ, और बहुत सारे फर्दर कमीशन जो अभी हाल ही की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी जो 2020 में आई थी, वहाँ तक हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो इवोल्यूशन रहने वाली है ये बिल्कुल पास्ट से लेकर बिल्कुल फ्यूचर तक, अभी 2020 तक, और उससे आगे का भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यूनिट में क्या है, क्या आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, करना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा हिस्सा इसका मेजर है और क्या मैं इसमें करवाऊंगी। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे मैं इसमें जो जो आपको करवाऊंगी उसके अलावा क्या आपको कुछ और करने की ज़रूरत है या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो दोस्तों इस यूनिट को लेकर मैं पूरा सीक्वेंस में चलूँगी, हिस्ट्री, फिर इवोल्यूशन एंड फ्यूचर, पूरा सीक्वेंस में ही जो पर्सन्स का योगदान है, एक्ट्स हैं, कमीशन है, रिजोल्यूशन है, कमीशन है, वो सारे चलूँगी। तो प्रॉपर इस यूनिट को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से मैं कवर करवाऊँगी। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने बस एक काम करना है। ऐसे तो मैंने इसमें जो भी मटेरियल आपको देना है, चाहे मैं हिस्ट्री डिस्कस करूं, चाहे इवोल्यूशन के तहत कोई भी पर्सन, एक्ट, कमीशन डिस्कस करूं, या फ्यूचर पर्सपेक्टिव डिस्कस करूं, मैं अपने लेवल पे जितना बेस्ट मटेरियल आपको इंडिया लेवल पे है, सबसे बेस्ट मटेरियल मैं आपको दूंगी, अच्छे से पढ़ाकर याद करा दूंगी, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करवा दूंगी, आपकी एक मजबूत फाउंडेशन दे दूंगी, वो मेरा आपसे वादा है। ठीक है, पर आपसे बस एक गुजारिश मेरी है, जब कभी भी मैं इस यूनिट में कोई भी पर्सन, कोई भी कमीशन, कोई भी एक्ट करवा रही हूँ, साथ साथ में आपने उसको विकीपीडिया से देखना है। हाँ जी, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ विकीपीडिया। ऐसे जनरली मैं कहती हूँ गूगल पे जाके सर्च कर लेना, टॉप पे जो थोड़ा सा दिख रहा है वो नोट कर लेना। पर यहाँ पर आई एम सेइंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ राजा राम मोहन राय, तो मैंने आपको पढ़ाया इंग्लिश में उसने क्या योगदान दिया, जो भी है पढ़ाया, आपने उसको जाके विकीपीडिया से देखना है। तो इस यूनिट में स्पेसिफाई मैं करना चाहती हूँ, नेट से सर्च करेंगे, गूगल से करेंगे, पर स्पेसिफाइड विकीपीडिया इज द राइट एंड अप्रोप्रिएट साइट फॉर डूइंग ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल फॉर दिस यूनिट। ठीक है, तो जो जो मैं पर्सन, जो जो क्रिटिक, जो जो आपको इसमें करवाती चलूँगी मैं, आपने उस हर को गूगल में विकीपीडिया से देख लेना है। क्लास में भी आपके बहुत सारे नोट्स बनेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स आपको पता लगेंगे, पर साथ में विकीपीडिया से जो भी और मिलेगा वो आपने ज़रूर पढ़ना है, रीड करना है, और साथ में उसको नोट डाउन करना है। इसके अलावा मैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ आपको दूंगी, तो वो एमसीक्यूज़ आपने कर लेने हैं। और एक चीज़ आप और भी अच्छी कर सकते हैं अगर आप चाहें, जैसे क्लास का पढ़ लिया, क्लास में जो भी पढ़ा है उसको विकीपीडिया से पढ़ के नोट कर लिया, जो एमसीक्यू मैंने दिए हैं कंबाइन लेवल पे थोड़े से इस यूनिट के वो कर लिए। इसके अलावा 4th नंबर पे आप क्या कर सकते हो, जैसे क्लास में जो भी आप टॉपिक कर रहे हो ना, उस पर जब भी आप विकीपीडिया से पढ़ रहे हो, उसके बाद उसी टॉपिक पे एमसीक्यू भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जो हम क्लास में मान लो कोई मैंने पर्सन करवा दिया, उसका योगदान करवा दिया, या कोई एक्ट या कोई कमीशन करा दिया, क्लास में तो मजबूत हो गई, फाउंडेशन बन गई, समझ आ गया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, मज़ा आ गया, क्यूरियोसिटी पूरी है।
उसको विकिपीडिया से देखोगे टफ नहीं लगेगा, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी अच्छे से किया है, तो विकिपीडिया से भी अच्छे से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। एकदम विकिपीडिया पे जंप करोगे कुछ पता नहीं चलेगा। मुझसे पढ़ा है फिर विकिपीडिया पे करोगे आराम से हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे, जैसे आपने विकिपीडिया पे इस टॉपिक को सर्च किया, वैसे ही उस टॉपिक को थर्ड नंबर पे आप गूगल पे सर्च करना, MCQ ऑन राजा राम मोहन राय, MCQ ऑन मैकॉले कमीशन, वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। और MCQ भी आप 50 से 100 पर टॉपिक कर सकते हैं। तो बस फिर इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। तो यही स्ट्रेटजी है, अपने लेवल पे मैं कंप्लीट लाई हूँ, पर जो भी टॉपिक मैं करवाऊँगी उसको आपको विकिपीडिया से देख लेना, फिर उसी टॉपिक पे आप MCQ भी कर लेना, ठीक है। दोस्तों हर टीचर कहता है, मैं जो पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत वास्ट है। हर स्टूडेंट कहता है यार पूछो मत, इतना सारा है ना पढ़ने को कि मैं क्या कहूँ। एक्चुअली ये बात वही कहते हैं जो जंगे मैदान में उतरते हैं, यानी कि जो तैयारी के लिए उतरे हैं ना, एक्चुअली में उनको ही पता है कि कितना पढ़ना है, कितना करना है। तो दोस्तों जितना मर्जी मैं आपको पढ़ा लूँ, 100% कंप्लीट कभी नहीं करा पाऊँगी। आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप 100% कभी नहीं कर पाओगे। तो सागर है, जितना गहरे जाओगे और गहराई में उतरते चले जाओगे। पर हाँ, इतना करना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम क्लियर हो विक्टोरियस कलर्स के साथ, JRF के साथ। तो उसके लिए मैं आपको ट्रैक पे ज़रूर रखूँगी। ताली बजती है ना दो हाथों से, एक मेरी है, आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, इंटरेस्ट क्रिएट कराऊँ, आपको मज़ा आए, आपकी मजबूत फाउंडेशन बने, आपको राह दिखाऊँ, आपको कहाँ चलना है, कैसे करना है, आपको ट्रैक पे रखूँ, पॉजिटिव रखूँ, प्रैक्टिकल रखूँ। पर आपको भी आगे आना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, आपको भी आगे आना पड़ेगा। जो भी पढ़ाती हूँ, गूगल से सर्च करने को कहती हूँ, MCQ करने को कहती हूँ, रिवीजन करने को कहती हूँ, वो सारा आपको करना पड़ेगा। फिर देखना एक दिन आप ही बोलेंगे कि मैम एग्ज़ाम क्रैक हो गया, ठीक है। और ये जो पढ़ाई है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर नेट, इट्स लाइक नेट का जो पेपर है, मम्मी पापा नहीं, दादा दादी नहीं, परदादा परदादी लेवल का होता है। तो इतने लेवल की अगर तैयारी आप करोगे ना बेटा, बेबी एग्ज़ाम्स TGT PGT ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। और मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि जो भी मुझसे पढ़े, परमात्मा उसको इतना सेटल तो ज़रूर करे कि उसकी जॉब पक्की लगे और वो खुद भी खुश हो और बहुत सारी खुशियाँ आगे बांटे, ठीक है। तो ये मेरा इस यूनिट को लेकर स्ट्रैटेजी एंड इंट्रोडक्टरी सेशन था। कैसा लगा आपको? क्या दिल से पढ़ाई आपके दिल तक पहुंचा? तो सेशन को ज़रूर लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इंग्लिश NTA की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें वहाँ पे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। और हाँ, बहुत प्यारा परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, उन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ यहीं पे। टेक केयर।